यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बेसिकली ये कंपनी का क्या है कि मेमोरेंडम में दिया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर टाइम बिंग आप लिख लो, एक डॉक्यूमेंट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन एवर इट इज फॉर्म्ड। दो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कभी सुना है? हाँ, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ये क्या है इन डिटेल हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए लिखो, इट इज अ डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। उसमें मेंशन किया रहेगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, एंड दैट देयर वुड बी मेंशन कि लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो आपने जितने शेयर्स खरीदे उतनी आपकी लायबिलिटी रहेगी। दैट इज बेसिक ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी इसमें क्या बोला है, इट डज implies that for meeting the debts of the company the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount। सिंपल है ना, कंपनी की अगर कोई लायबिलिटी आई तो शेयर होल्डर को ज्यादा मांगेगा, जितना उसका लायबिलिटी उतना मांगेगा। करेक्ट, ठीक है। डेट मतलब जो भी कंपनी के बैलेंस शीट में, नंतर कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी साइड पे है वो सारी चीजें डेट्स रहती है, बुक डेट्स, ठीक है। विच रिमेन्स अनपेड मतलब क्या हो रहा है, मैंने कल या परसों में भी एग्जांपल लिया था, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए पे किए, 5 अनपेड है, तो अनपेड के लिए उसको पे करना ही पड़ेगा। कंपनी अगर बैंकरप्ट हो रही है, कंपनी के बहुत लायबिलिटी एसेट्स कम है, तो उस केस में वो शेयर होल्डर को हम लोग बोल देंगे कि भाई मेरे को अर्जेंट है, मेरे को 5 रुपीज के जो लायबिलिटी तेरे शेयर्स के ऊपर, 5 इज द अमाउंट पर शेयर एंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, उतनी अमाउंट तो मुझे दे दे क्योंकि आई हैव टू पे डेट्स टू द माय क्रेडिटर्स। तो वो हम लोग शेयर होल्डर्स को बोल सकते हैं। His separate property, very important line करो, his separate property cannot be encompassed to meet the company's debt। encompass मतलब used, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हम लोग यूज नहीं कर सकते कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए इन एनी सिचुएशन, ठीक है। इट मे बी वर्थवाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट अ को ओनर ऑफ द कंपनीज असेट्स। क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली हर एक शेयर होल्डर ओनर रहता है कंपनी का, ये हमने समझा था, बट कंपनी के जो असेट्स है वो शेयर होल्डर के नहीं रहते हैं, इसलिए द कॉन्सेप्ट इज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के असेट्स कंपनी के रहते हैं और ओनर्स के खुद के रहते हैं, ठीक है। सो को ओनर और को ओनर ऑफ कंपनी असेट्स इज डिफरेंट। ओनरशिप ऑफ द असेट्स रिमेन्स विद द कंपनी, हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज अ लीगल पर्सन, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। द एक्सटेंट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ शेयर होल्डर एज को ओनर इज मेजर्ड बाय शेयर होल्डिंग्स। एक शेयर होल्डर, देयर आर एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, क्योंकि हम लोग रोज इन्वेस्ट करते, सेल करते, परचेस करते, बाय करते शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो होल्डिंग हमेशा चेंज होती है। हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। और बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि मोतीलाल ओसवाल या राकेश झुनझुनवाला, जिनका स्टेक होल्डिंग हर एक कंपनी में कितना था, तो उनका परसेंटेज हम लोग हमेशा देखते हैं कि कितना परसेंटेज वो लोग होल्ड करते हैं। या फिर बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, या फिर गवर्नमेंट का स्टेक, तो वो अगर ऊपर नीचे हो गया तो हमें फर्क पड़ना चाहिए कि कितना हो रहा है, बट उनकी लायबिलिटी भी उतनी रहती है। वो ऐसे बड़े लोग हैं इसलिए उनकी चेंज होती है, ऐसे नहीं, उनकी भी लायबिलिटी उतने शेयर्स के हिसाब से ही रहती है, और उनके राइट्स एंड ड्यूटीज भी उतने ही रहेंगे जो वो लोग होल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो वोटिंग राइट्स उनको मिलेंगे, उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग्स दे एनकम्पास इन द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ए पॉइंट में अभी कुछ डाउट है तो पूछो। लाइबिलिटी जो होती है मतलब शेयर के हिसाब से इतने इतने अमाउंट रहती है या फिर परसेंटेज देते हैं शेयर होल्डर को। परसेंटेज इज होल्डिंग, मतलब 100% अगर कंपनी का एनीथिंग, लेट्स से कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल, ये पता है ना? हाँ, तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी इतने हद तक ये कर सकती है, कैपिटल। इशूड मतलब एक्चुअली कितना लिया है, तो इशूड कैपिटल में से मैंने कितना रेज किया है शेयर होल्डर्स का, उतना परसेंटेज हम लोग देखेंगे। 100% रहता है, 100 में से मैंने 30 रेज किए, 40 रेज किए, बाकी अब अगर बचा है तो 40 में से वो शेयर होल्डर, पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर का कितना होल्डिंग है, हम लोग परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक शेयर होल्डर का अमाउंट जितना उसमें इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट हो गया, परसेंटेज आ गया, तो उतनी उसकी लायबिलिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ही हेल्ड्स, एज यू सेड कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करके और द अमाउंट व्हाट वी गेट उसकी उतनी लायबिलिटी होगी। क्लियर है? और कुछ? ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एज आई सेड ये सारे डेफिनेशन है, इसलिए सेक्शन 2 है।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, ऊपर जो था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, ये सेक्शन 2 कंप्राइजेस ऑफ डेफिनेशन इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, अगेन मेमोरेंडम का खेल यहाँ पे आता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, जहां पे मेंशन किया रहता है कि members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. कंपल्सरी है यहाँ पे, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो members are liable to contribute, मतलब assets sufficient नहीं है और members ने ऑलरेडी बता दिया कि we are coming to give a guarantee, अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो हम हमारा शेयर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, only when the company is being wound up, ठीक है। Thus, the liability of member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Underline करो, stipulated sum, ये mention रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मैंने आज 100 रुपए बोल दिया मैं कल 120 रुपए दूंगा, ऐसा नहीं रहता है, ये mention रहेगा आपके memorandum of association में। Stipulated sum मतलब a particular sum, मतलब 100 रुपए है तो 100 रुपए mentioned होगी, a fixed sum या particular sum, या Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. सिंपल सी चीज है ना, MOA और AOA, MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली आपका अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है विद द कंपनी, और वो सबके लिए ओपन रहता है। आज भी अगर मैं गूगल करूँगा मैं भी रीड कर सकता हूँ किसी भी कंपनी का MOA और AOA, तो उसमें सब मेंशन रहता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी करती क्या है, वो सब चीजें मेंशन रहती है, ठीक है। तो उसमें अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंशन रहेगा कि ये मेंबर का इतना सम है, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो ये इतना कंट्रीब्यूट करने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, कंपनी को डरने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा रहेगा तो बाकी भी मेंबर्स रहेंगे ना, एक थोड़े मेंबर रहता है, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, समझ रहा है। उसके बाद द कॉमन फीचर्स बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ए और बी में लिमिटेड लायबिलिटी का शुरुआत था, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड वर्ड है, अनलिमिटेड कहीं पे यूज हुआ है, तो ये कॉमन फीचर है कि बोथ हैव द फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। एंड लीगल पर्सनैलिटी, वो तो हमने देखा ही है ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम कॉन्सेप्ट है। इन द लैटर केस मतलब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर। अमाउंट रिमेनिंग अनपेड मतलब 5 रुपीज एग्जाम्पल अनपेड, विच ईच मेंबर होल्ड्स, ठीक है, हर एक मेंबर का कितना अनपेड है उसके हिसाब से अनपेड लिमिटेड लायबिलिटी। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, अंडरलाइन, ये मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए कि लायबिलिटी लिमिटेड है मेंबर्स की, अगर नहीं होगा तो देयर इज नो प्रूफ कि लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। अभी इसमें ये कॉमन फीचर हो गया, अभी डिस्टिंक्शन क्या है, मतलब व्हाट इज डिफरेंट इन बोथ दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज। Between these two types of companies, that in the former case the members may be called upon to discharge their liability only after the commencement, very important, only after commencement of the winding up and only subject to certain conditions. Former मतलब company limited by guarantee, उसमें क्या होगा, अगर कंपनी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर शुरू करती है तो ही हम लोग मेंबर्स को बुलाएंगे उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने को, ऐसे उन्होंने बोला है, ऐसा ही रूल है, ऐसा ही एक्ट है, ठीक है। बट इन द लैटर केस मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दे मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो एट एनी टाइम, अंडरलाइन एट एनी टाइम, आइदर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अनपेड वैल्यू आज पे नहीं की है और मेरे को कंपनी कभी नहीं बुलाएगी, इट्स ऑन द कंपनी व्हेन टू कॉल द अनपेड वैल्यू। कंपनी को कभी गरज रहेगी, कंपनी को कोई नई फैक्ट्री बिल्डअप करनी है, कंपनी को कोई नया बड़ा असेट खरीदना, कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी वो अनपेड वैल्यू शेयर्स की बुला लेगी, ठीक है। क्लियर है डिफरेंसेस ऑफ फीचर्स, कुछ डाउट है दोनों में, ठीक है। अब ये केस लॉ से पहले और एक, हाँ, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर। ये पॉइंट का वैलिडिटी क्या है कि बेसिकली इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, उसको अगर खुद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर में शुरू करना है कंपनी, तो उसको मेंबर्स के कैपिटल की जरूरत नहीं है। कैपिटल कब नेसेसरी रहेगा, वाइंडिंग अप के टाइम, मतलब मेंबर्स बाद में आएंगे। एक कोई भी कंपनी ऐसे ही शुरू कर सकता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये फीचर्स के साथ, मतलब खुद के पास पैसे है,
उनको अगर कंपनी शुरू करनी है और उनको अगर फीचर ऐसा रखना है कि हम लोग मेंबर्स तभी लेंगे जब हमें वाइंडिंग अप के लिए जरूरत रहेगी उनके पैसे की, तब वो मेंबर्स बुला सकते हैं. दैट इज अ सेपरेट व्हाट आई कॉल्ड इज डिफरेंशिएटिंग फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है. Therefore, such a company may be useful only when no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment, fees, charges, donations, etc. क्या समझा ये पॉइंट्स है? ये आप बताओ मेरे को. मतलब ये एनवायरमेंट फीस चार्जेस ये सब वो उससे पैसे रेज करेंगे पर उसके बदले वो अपना कुछ जरूरी नहीं है ना, उसकी जगह कंपनी लिमिटेड में गारंटी है. हाँ हाँ, मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए कंपनी को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है. कंपनी कैन डू ऑन इट्स ओन. एंड फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंस कि अगर वाइंडिंग अप के लिए जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, उस केस में क्या होता है, कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी मेंबर्स के फंड की. एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. ठीक है. एंडोमेंट फीस और इसका क्या बोला उन्होंने, देयरफॉर सच अ कंपनी में बी यूजफुल ओनली व्हेन नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड. वर्किंग फंड्स मतलब डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए. और व्हेन वेयर दीज फंड्स कैन बी हेल्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक, मतलब ये कंपनी ऐसे भी शुरू हो सकती है एज शी सेड कि एंडोमेंट फंड्स. एंडोमेंट मतलब कभी सुना है? फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली, जो हमारे रिलेटिव्स है, हाँ हाँ, जो हमें ट्रस्ट करते हैं. वी कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल. जरूरत नहीं है किसी और की. या फिर डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, वो कैसे शुरू होते हैं, डोनेशन के बेसिस पे चलते हैं. उससे भी हम लोग शुरू कर सकते हैं. मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पर. क्लियर है? ठीक है. अभी केस का देखते हैं. हाँ, बेसिकली इनिशियल स्टेज में नहीं लगेगा. करेक्ट करेक्ट. हाँ, इसलिए तो कंपनी फॉर्म नहीं करते ना. दे डोंट फॉर्म एज अ कंपनी. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पानी फाउंडेशन, हाँ, बट इट इज नॉट अ कंपनी. आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी जो फॉर्म्ड है लिमिटेड बाय गारंटी, बट उसका फॉर्मेशन जो है वो ऐसे पैसों से, डोनेशन या फिर फीस या फिर चार्जेस. अभी अगर ऐसे एग्जांपल्स जो कंपनी है बट टेकिंग द फंड्स लाइक दिस. पानी फाउंडेशन का पर्पस आई अंडरस्टैंड, इट इज अगेन एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी जो हम लोग देखेंगे, बट इट इज नॉट अ कंपनी अगेन. हाँ, ठीक है. इन नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, अभी यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर of its interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. ब्रेक करते हैं इसको. ठीक है. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन, डिसीजन किसने दिया है? हाँ, अभी क्या डिसीजन दे रहे हैं? दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी, राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी मतलब अधिकार, गारंटी कंपनी के पास क्या अथॉरिटी है, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन द कंपनी. मतलब एक मेंबर है एक गारंटी कंपनी का. ठीक है. अभी उसको उसका शेयर ट्रांसफर करने या उसकी मेंबरशिप ट्रांसफर करनी है फ्रॉम गारंटी कंपनी टू सम एक्स कंपनी, या फिर फ्रॉम गारंटी कंपनी का एक मेंबर टू दूसरे मेंबर को उसके ट्रांसफर करने हैं शेयर्स. सो क्या बोल रहा है? द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज, ये इतना समझ रहा है, ट्रांसफर करना है उसका राइट एक मेंबर को. ठीक है. That a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of its interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. मुझे एग्जांपल से आप लोग समझाओ या फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है. मैंने MOA में लिख के दे दिया कंपनी को कि मेरी गारंटी इतनी रहेंगी when the company goes into wound up. Can I transfer that right? लॉजिकली सोचो, क्या मैं मेरे नाम के बजाय किसी और का नाम वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ, मैं गारंटी दी. अगर मैं मर गया इनकेस, उस केस में क्या होगा?
हाँ, इन केस मेरे ही असेंडेंस और डिसेंडेंस रहेंगे इफ आई डाई, बट अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं लिमिटेड बाय शेयर्स का एक पर्सन हूँ, मैं मेरे शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ। रोज हम लोग करते हैं स्टॉक मार्केट पे, बीएससी एनएससी पे, वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये अलग है, ये दोनों केस में अलग होता है, अपन गारंटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसीलिए दे आर टेलिंग कि द मेंबरशिप ऑफ अ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मेंबरशिप का पर्पस और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा दोनों कंपनी में। क्लियर है केस लॉ? सबको समझ रहा है कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्या राइट ट्रांसफर हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, एक मेंबर को खुद का राइट दूसरे मेंबर को ट्रांसफर करना है, तो वो गारंटी कंपनी में हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे हम लोग बोल रहे कि मैं खुद गारंटी दूंगा मेरे पैसों से, हम किसी और का नाम डाल नहीं सकते वहां। अगर हम लोग डाल रहे हैं तो इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो फीचर कंपनी का क्या, गारंटी कंपनी, वी आर गिविंग एक्स अमाउंट ऑफ गारंटी। बट शेयर कैपिटल की जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वहां पे शेयर्स तो ट्रांसफर हो सकते हैं। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, ये हमने सीखा है कहीं पे, तो पढ़ा भी होगा। शेयर ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया केस लॉ में, और शेयर और सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन भी ले किया है। हाँ बोलो। प्रिविलेजेस बेसिकली उनको जो राइट्स और ड्यूटीज रहेगा, दोज वुड बी डिफरेंट इन दैट कंपनी ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स। गारंटी कंपनी में आपको लगता है क्या उनको डिविडेंड मिलेगा? टू द कंट्रीब्यूट टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नेचुरल है, बट नेचुरल है कि उनको 2-3 साल या 5 साल के बाद तो डिविडेंड तो कुछ तो मिलेगा। कंपनी हैज द राइट टू डिक्लेयर द डिविडेंड। क्लियर है? अभी समझ रहा है? दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्रिविलेजेस। सेकंड वुड बी बोनस शेयर्स मिल सकते हैं। एक शेयर होल्डर बहुत साल के लिए रहेगा तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स उसमें बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में तो नहीं ना, क्योंकि उनका रोल ही आता है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। क्लियर है? सेकेंड कंपनी जो हमने डिस्कस की है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इसमें केस लॉ भी देखा हमने। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी के नाम में सब कुछ है, भर भर के शेयर होल्डर पे लायबिलिटी आने वाली है। ही ओनली हैज टू आल्सो हेल्प द कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 डिस्कस करता है, ठीक है। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आ सकता है। कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to become a member. Ceases का मीनिंग क्या है? When he ceases मतलब when he stops to become a member, मतलब वो उसकी कुछ होल्डिंग नहीं है कंपनी में। वो लेट्स से एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि ही इज नो मोर, लेट्स से उसके शेयर होल्डिंग था बट उसने सारे शेयर्स बेच दिए। Two examples it could be either he is no more, or let's say he has transferred his entire shares, or let's say he has sold his entire shares, he is no more a member of the company, ठीक है। so उसकी liability उस केस में कुछ नहीं रहेगी। next, the liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other member। क्या समझ रहा है? कंपनी के टोटल लायबिलिटी के बराबर हाँ लेकिन वो बाकी मेंबर से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो बाकी नहीं बचते। हाँ, बेसिकली हर एक मेंबर इज लायबल, दे आर ट्राइंग टू से। इट वोंट बी कंपनीज लाइक कि ये पर्सन है तो इससे ही पूरा रिकवर करो, बाकी मेंबर्स को कुछ पूछ नहीं रहे हम लोग। एवरी मेंबर इज लायबल इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। कंट्रीब्यूशन हर एक मेंबर को देना पड़ेगा। फेवरिज्म नहीं होता है कभी शेयर होल्डर स्टॉक मार्केट में, कोई किसी को नहीं पहचानता है, सब पता है ना, वर्चुअल होता है, ऐसा रहता है, ठीक है। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर, अंडरलाइन। एओए में सब मेंशन रहता है कि कितना शेयर कैपिटल है, हर एक शेयर का कितना प्राइस है, कितने शेयर्स है। बेसिकली एक इक्वेशन है, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल अमाउंट, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। So long as the company is a going concern, the liability on the shares is the only liability which can be imposed by the company. Going concern मतलब क्या, कभी सुना है क्या इसको, ये टर्म्स को, going concern सुना है? हाँ बोलो, सुना है, अच्छा मीनिंग नहीं पता, ठीक है। ऑडिट में ना
ठीक है, इंटर पे या सीए फाइनल लेवल पे ऑडिट पे ना, इस पे एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है बेसिकली। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना अकाउंट्स में, वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में एक पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है गोइंग कंसर्न पे, SA 570 गोइंग कंसर्न। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 570। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कंपनी अगर कुछ काम कर रही है तो इट हैज टू टेल टू इट्स शेयर होल्डर कि अगले 5 साल तक आई वुड बी फंक्शनिंग एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब मैं एग्जिस्टेंस में रहूंगा, मेरा काम चलते रहेगा, या फिर अगले 2 साल का। दे हैव टू गिव अ एस्टिमेट, फ्यूचर एस्टिमेट कि कंपनी बंद नहीं पड़ने वाली है। दैट इज व्हाट इज मेंट एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग शेयर होल्डर्स को दिलासा दिला रहे हैं कि भाई मेरा बिजनेस चलते रहेगा, तेरा अमाउंट डूबने नहीं वाला जो तूने इन्वेस्ट किया, और तेरे को रिकवरी भी मिलेगी। ठीक है, सॉरी, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। गोइंग कंसर्न ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट वो ऐसे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, अगर आप एक बार खुद के लिए करोगे सेल्फ रीडिंग तो। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट से क्या फर्क पड़ता है, कंपनी तो काम कर रही है ना। हाँ, स्टॉक स्प्लिट में अमाउंट नहीं चेंज होती है, शेयर्स का चेंज होता है। नहीं, स्टॉक स्प्लिट में पैसा थोड़ी चेंज होती है, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं ना, क्वांटिटी चेंज होती है ना, अमाउंट थोड़ी। हाँ 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 हाँ, बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर्स का लॉस नहीं है। कंपनी ट्राइज टू एंश्योर कि अगर स्टॉक स्प्लिट भी होता है तो शेयर होल्डर का लॉस नहीं हो रहा है। शेयर होल्डर का इधर क्वांटिटी ज्यादा या कम मिल रही है, बट अमाउंट तो उतनी रहेगी, अमाउंट तो इन्वेस्टेड उतनी रहेगी। देयर इज ओनली चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हो रहा है इससे। सॉरी, अच्छा नहीं, ओके, फाइन, ठीक है, थैंक यू। हस्बैंड राहिला है, हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, तो आला आता। Yes, so long as the company is a going concern, the liability on the shares is only liability which can be enforced by the company. मतलब कंपनी किससे मांगेगी, बट नेचुरल ओनर्स ऑफ द शेयर कंपनी, ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगी कि मुझे लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, यू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी, सो दे हैव ओनली वन वे टू आस्क द शेयर होल्डर्स। ठीक है, द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स मतलब क्रेडिटर्स के पैसे हम लोग पे नहीं कर रहे, क्रेडिटर्स हैव द राइट टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सू द कंपनी। हमने ये पहले भी पढ़ा है, कंपनी कैन बी सूड एंड कैन सू अगेंस्ट इट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कैन सू। ठीक है, अगर हम लोग पे नहीं कर रहे हैं उनके क्लेम्स वाइंडिंग अप के टाइम, तो क्रेडिटर्स हैव द राइट टू क्लेम द कंपनी। द ऑफिशियल लिक्विडेटर में कॉल द मेंबर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लायबिलिटी। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एक पर्सन को हम लोग अपॉइंट करते हैं ये एक्टिविटी करने के लिए कि सबकी लायबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट करो, कंपनी के एसेट्स कितने हैं वो कैलकुलेट करो, लायबिलिटीज किसको कैसे पे करनी चाहिए वो बताओ। ही इज अ ऑफिसर बेसिकली हु हैज द नॉलेज ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, ही इज कॉल्ड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर, वो अंडरलाइन करो, हु इज दैट पर्सन। उसका काम ही रहता है कि वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी को हेल्प करना। ठीक है, एंड ही वुड असर्टन कि कंपनी का कंट्रीब्यूट कितना करना है लायबिलिटीज और डेट्स के अगेंस्ट, एंड कंपनी अगर अनलिमिटेड है तो कितना हमें हर एक शेयर होल्डर या मेंबर से कितना अमाउंट बुलाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा शेयर होल्डर का अमाउंट, बिकॉज इट्स लायबिलिटीज ड्यूरिंग वाइंडिंग अप आर मोर देन इट्स असेट्स। असेट्स बेच भी दिए तो भी लायबिलिटी फुलफिल नहीं होने वाली। ये ट्री डायग्राम एक बार फ्लो चार्ट एक बार रीड करो।
क्लियर है? फाइन विद अनलिमिटेड कंपनी. चलो cease, stop. Cease means to stop. So the liability of a member ceases when he ceases to be a member. मतलब वो अभी कंपनी का एक शेयर होल्डर या मेंबर ही नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी स्टॉप हो गई. ही इज नॉट लायबल टू पे ऑफ द कंपनी. ठीक है. और ये कब होगा, मतलब ये सब हम लोग वाइंडिंग अप के टाइम देखेंगे कि वो मेंबर है या नहीं है, कंपनी के लायबिलिटी पे ऑफ करने या नहीं करना है. उस केस में अगर वो शेयर भले ही एक शेयर का रहा ना, उसकी लायबिलिटी आएगी. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस, क्योंकि वो शेयर होल्डर है. नहीं नहीं नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी का है. मतलब उसके पास एक शेयर है तो उसको भी लायबिलिटी मिलेगी. बाकी मेंबर से भी बुलाना पड़ेगा, उससे सबसे लास्ट, क्योंकि उसका एक शेयर है. बट बाकी शेयर होल्डर्स उनके अमाउंट ज्यादा है, तो उनको तो पहले इसलिए पूछा ना कि एवरी मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट टू द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा था ना, ये वाला. The liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members. एक शेयर का आप जो बोल रहे हो, उसने ज्यादा लिया और बाकी मेंबर्स कम पे करो, तो वो खुद का कंट्रीब्यूशन उनसे ले लेगा, ऐसा मीनिंग है उसका. उससे उसके ऊपर अकेले पे ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट लेग हमने कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. क्या क्या था? ठीक है. अभी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी. बहुत इजी है. नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. 1 पर्सन कंपनी इज डिफरेंट. कौन? मेरे को समझ नहीं रहा. फाइन. सेक्शन 2 डिफाइंस दिस 1 पर्सन कंपनी. ठीक है, वेरी इजी. एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर. एक पर्सन ही है कंपनी में और वही कंपनी चला रहा है, दैट इज ओपीसी का मीनिंग. इसको ओपीसी बोलते हैं हम लोग. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ओपीसी. OPC has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. पर्पस क्या है? स्टार्टअप बूस्टिंग करना, बेसिकली अगर फॉर्म करना है किसी को तो. OPC differs from, very important, differs from sole proprietary concern in an aspect. क्यों different है? In an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member. Whereas in the case of a sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets constituting of official and personal. अब समझना डिफरेंस सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी में, लायबिलिटी के केस में. सोल प्रोप्राइटरशिप सबको पता है ना. अगर कोई ये पर्सन है जो किराना का काम कर रहा है, तो वो घर का बिजनेस है. सोल प्रोप्राइटरशिप है, खुद से शुरू करा, उसने कहीं पे रजिस्ट्रेशन किया होगा. जीएसटी में वो करना पड़ता है, टैक्सेस पे करने के लिए, इनपुट आउटपुट करने के लिए वो किया होगा. उसके अलावा कुछ किया है, हम लोग कभी भी शुरू कर सकते हैं. एक मेडिकल अगर शुरू करना है तो मैं खुद से शुरू कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ लाइसेंस चाहिए मेडिकल का चलाने के लिए. सिंपल एज दैट. क्लियर है अभी व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? मतलब धंधे में ऊपर नीचे होते रहेगा, बट ओपीसी में क्या रहता है कि अगर कंपनी मैंने फॉर्म की तो कंपनी क्या एसेट्स रहेगी, कंपनी की लायबिलिटी रहेगी. उतना ही मेरा शेयर है, उससे ज्यादा आई कांट यूज माय ओन एसेट्स. ठीक है. द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी. मतलब जो भी प्रोसीजर्स है टू फॉर्म ओपीसी, ये लेस है, कम है एज कंपेयर टू अदर कंपनी, क्योंकि ये एक ही पर्सन चलाने वाला है और कंपनी एक्ट में इसको फॉर्म करना थोड़ा सिंप्लीफाई किया. अभी कैसे सिंप्लीफाई किया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस डाला है कि इसको सिंप्लीफाई किया है. ठीक है. सेक्शन 3 इज फॉर मीनिंग. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अभी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो. जहां पे भी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, इट इंडिकेट्स दैट इट इज एज पर द रूल्स. एज पर द रूल्स.
नहीं 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 नहीं, एज पर द रूल्स, नहीं 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 नहीं, एमओए या डॉक्यूमेंट्स। रूल्स मतलब हमने देखा था ना, लॉ इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। तो रूल्स मतलब दिया होगा गवर्नमेंट ने कि ऐसे ऐसे रूल्स के हिसाब से होगा, ठीक है, एंड इसमें एक ही मेंबर होगा। हाँ बोलो। वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी कंपलसरी रखना पड़ेगा क्या? इफ ही डाइज इन दैट केस पॉपुलर सक्सेशन कैसे होगा? कंपनी वुड डाई इन दैट केस, यस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा इस केस में। हाँ बराबर। ये समझा है क्या आपको? एज में प्रिस्क्राइब का लॉजिक, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हर एक केस में आएगा। और लकीली आपके फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट में रूल्स नहीं है, आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ही नहीं रूल्स सिलेबस में। बाकी लेवल्स पे सब जगह पे रूल्स है कि एक्ट एक बोलता है बट रूल्स में थोड़ा कुछ अलग दिया है, ठीक है। हाँ 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 वो देखते हैं हम लोग, पॉइंट्स है उसके ऊपर। इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो मैं बोल रहा था अभी, जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओनली वन पर्सन एज मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। एक्ट के हिसाब से देयर इज नो लिमिट, कैपिटल कितना होगा, सिंपल है, कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंशन करना है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल एक कंपनी का ये इतना इतना एज पर द रूल्स, एज में भी प्रिस्क्राइब, रूल्स में अगर दिया होगा तो, बट एक्ट में कुछ दिया नहीं है। The MOA, the Memorandum of OPC, shall indicate the name of the other person who shall, in the event of subscriber death of or is incapacity to contract, become the member of the company. वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो हमने डिस्कस किया सिचुएशन, MOA में ये दिया रहेगा, ठीक है, कि अगर वो पर्सन को कुछ होता है या फिर बट नेचुरल डेथ होती है तो अदर मेंबर जो ये कंटिन्यू करेगा, एंड इन दैट केस आपका पॉपुलर सक्सेशन का पॉइंट वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। आई एम हैप्पी यू ऑल आर थिंकिंग ऑन दैट नोट, क्या आपको समझ रहा है यहाँ पे? जस्ट वन सेकेंड ना, कुछ है क्या डाउट देखते हैं। OPC is kind of private company where only one person as a nominee is the considered operational member. He needs to mention nominee's name. I guess पार्थ ने कहीं पे तो पढ़ा है कंपनीज एक्ट या फिर घर पे ये अभी पढ़ रहा है, he knows, nice। अरे होगा, अच्छा मला लक्षात नव्हतं मला, क्रेजी, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, द अदर पर्सन हुज नेम, यहां तक क्लियर है ना? The other person whose name is given in the MOA shall give his prior written consent in the prescribed form and same shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation. दो तीन चीजें यहाँ पे नहीं है आपके लिए, ठीक है। एक तो रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट मतलब क्या, मैं खुद से अप्रूवल दे रहा हूं मेरा, मतलब अपन देतो ना, काय बोलतो त्याला मराठीमध्ये, हाँ हाँ करेक्ट, साइन करून देतो, मी माझ्या नावावर असं लिहून देतो, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं खुद से दे रहा हूँ कंसेंट, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा है, ठीक है। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्म अगेन एज पर द रूल्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब, ये जहाँ पे भी वर्ड्स होते हैं ना एज पर द रूल्स ही रहता है, ठीक है। एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, हु इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC, इसको ROC बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यस यस, तो क्या होता है, इट इज अ बॉडी बेसिकली जिसके साथ हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, और कंपनी जिसके अंडर हमें रजिस्टर्ड है वो भी ROC के पास ही सब डिटेल्स रहते हैं। तो कुछ भी हमें कम्युनिकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी, हमें ROC के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और हम लोग को ये फॉर्म जो है ये हमको ROC को ही
हाँ करेक्ट, ऑफिस नहीं है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हर एक सिटी का या हर एक स्टेट का आरओसी अलग रहता है। अभी जैसे हमारा ऑफिस कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है, तो मेरा आरओसी पुणे का रहेगा, उस मेरी कंपनी ने बिकॉज पुणे में है तो पुणे का रहेगा आरओसी। आरओसी मतलब इट्स अ पर्सन हु हैंडल्स ऑल द थिंग्स ऑफ द कंपनी। बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं जब फाइल करता हूँ, अगर मेरा कुछ डिले हो गया तो कंपनी को वो इन्फॉर्म करेगा कि आपको ये नोटिस आएगी कि कंपनी ने ये डिफॉल्ट किया, ये करो। या फिर कुछ फॉर्म अगर मेरा रहेगा फिल करना तो आरओसी मेरे को बताएगा, तो हमें उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि आरओसी कौन किसके लिए क्या रहेगा, उसके क्या रोल्स एंड ड्यूटीज रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बट मेन ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस, हाँ हाँ। ROF, what is that? I don't know ROF. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, वो पार्टनरशिप में आएगा, वो यहाँ पे नहीं है, मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब चीजों में करना पड़ता है, इतने सारे फॉर्म्स है कि आरओसी आता ही है सब जगह पे, हर एक चीज हमें, क्योंकि बेसिकली लीगल कंप्लायंस है ये। सिंपल सी बात है ना, अगर आप शादी करते हो आपको वो सर्टिफिकेट तो बनाना पड़ता है ना, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ सॉरी, सर्कुलर, व्हाट सर्कुलर? मेंबर्स के बीच डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए सर ये एक्ट मध्ये छोटा आरोपीचा प्रोविजन नंबर कैसे मिळेल? एक्ट मध्ये इट वॉज इन 1956 च्या ऍक्ट ह्याच्यामध्ये पण की आरओसी इज देअर अ बॉडी, या हाँ येस 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 हाँ। आणि ये जो है ना, हमें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है, हाँ? ये सब ओपीसी के टाइम कि कौन मेंबर मेरा बाद में कंटिन्यू करेगा, उसका रिटर्न कंसेंट है या नहीं, हमने आरओसी को बताया है नहीं, वो फॉर्म दिया है या नहीं, सब रजिस्ट्रेशन के टाइम होगा, ठीक है। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। अभी ऐसे हुआ, लेट्स से उसने आज दे दिया रिटर्न कंसेंट, आगे जाके थोड़ा उसको ये हुआ कि मुझे मेरा कंसेंट विड्रॉ करना है, ही हैज द पावर टू विड्रॉ हिज कंसेंट, उसके पास अथॉरिटी है। कई कई जगह पे प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बट ओपीसी के केस में थोड़ा लीनियंट है कि उसको अथॉरिटी है टू विड्रॉ हिज कंसेंट गिवन टू द ओपीसी, ठीक है। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। जिस पर्सन का नाम हमने दिया है कि ये मेरे डेथ के बाद मेंबर बनेगा, उसका नाम चेंज करने का राइट ओपीसी के पास है, और अगर वो चेंज कर रहे तो कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतना ही पॉइंट है, ऐसे ही पढ़ना रहता है। मैं जैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए ना वैसे पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग बोलोगे सर रीड करके सिखाते हैं, आपको पढ़ना भी ऐसे ही है। आई कांट बी लाइक अंकिता पटनी की जो खुद से आके थ्योरी बोल के चले जाए, वो देखती भी नहीं नोट्स के पास, वो उसको जितना याद है जितना पता है वो ऐसे ये करवाती है, और वो उसके नोट्स प्रिपेयर करके पढ़वाती है। बट वी कांट बी लाइक दैट, बिकॉज होता क्या है ना, बच्चों को हैबिट नहीं रहती बेयर एक्ट पढ़ने की। वो हैबिट अगर अभी से लगा है ना तो जाके आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और हैबिट लगती है कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज रहती है, और फिर आप लोग इंटर और फाइनल में इतने सारे एक्ट्स और इतना सारा सिलेबस पढ़ सकते हो। इजी नोट्स काम में नहीं आते, फाउंडेशन के लिए ठीक है, अभी हो जाओगे पास, अभी आपको मार्क्स मिलेगा अच्छे, बट आगे क्या? हमें 1 साल का सोचना है, 5 साल का सोचना है सीए कोर्स? 5 साल का ना, लॉ तो हर एक लेवल पे है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट को ना डेप्थ में जाओ कि क्या है क्या नहीं है। और मैं यही पॉइंट को आपको हिंदी में ब्रेक करके समझा रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है इवेंचुअली घर पे जाके भी, ठीक है। या सॉरी, या यस, थिंक ऑफ नॉट 5 months 10 months, थिंक ऑफ 1 year 5 years 2 years, ऐसे सोचो, ठीक है। Any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. Very important. मतलब MOA एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं अभी फिर से ब्रीफ आउट करता हूँ। MOA में क्या क्या रहता है, किसके रूल्स क्या रहेंगे, किसके राइट्स क्या रहेंगे, किसके ड्यूटीज क्या रहेंगे, कंपनी क्या करेगी, मेंबर्स क्या करेंगे।
अभी लेट्स से क्या हो रहा है, हम लोग वो पर्सन का नाम जो मेंबर बनेगा मेरे डेथ के बाद उसका नाम चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा एमओए चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्लॉज चेंज कर रहा हूँ मैं, मेरा एमओए चेंज नहीं हो रहा है, कंपनी के रूल्स राइट्स ड्यूटीज चेंज नहीं हो रहे, वो बंदा जिसने कंसेंट दिया था मैं उसका नाम सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इफ इन केस आई चेंज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज टू टेक माई अथॉरिटी वंस आई डाई, उससे मेरा एमओए चेंज नहीं हो रहा है। इट डज नॉट मीन दैट आई एम ऑल्टरिंग द एमओए। ऑल्टरिंग मतलब क्या, चेंजिंग द एमओए, चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एमओए। ठीक है, अभी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसमें अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट सुना है कभी वर्ड? हाँ, लॉ में एवरी अटेम्प्ट एवरी टाइम चेंजेस आते हैं, अटेम्प्ट में आते हैं। एलएलपी एक्ट में लास्ट अटेम्प्ट में 10 पेज के तो अमेंडमेंट थे, मतलब 10 पेज उनको नया पढ़ना पड़ा जो रिपीटर्स थे। एक तो पुराना भी पढ़ो ऊपर से नया भी पढ़ो, तो वो सिलेबस बढ़ता रहता है लॉ का। उसके बाद ये बुक आई है, उसके बाद ये नया प्रिंट आया है, तो कुछ अमेंडमेंट नहीं है आपके लिए तो अभी भी, अभी तक। हाँ एग्जैक्टली पूरा एक्ट बदल गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो बुलेट में पॉइंट नेट किया। ठीक है, इसको अभी ब्रेक करके समझना पड़ेगा। ओनली अ नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। इंडियन सिटीजन मतलब रेसिडेंट मतलब और अदरवाइज मतलब या नहीं रहने वाला। यहां तक क्लियर है? हाँ, ब्रेक करके पढ़ना है। एंड हैज स्टेड, एंड को सर्कल जो कलर से करना है करो, एंड कंडीशन और नहीं है, कंडीशन इज एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। मतलब परफेक्ट, मिनिमम 120 दिन उसको रहना चाहिए, 120 या उससे ज्यादा। ड्यूरिंग, अभी आगे उसके वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर दिखना नहीं है, करंट फाइनेंशियल ईयर दिखना नहीं है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखना है कि वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 120 दिन रहा है इंडिया में या नहीं, और वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं, इंडिया का सिटीजन है या नहीं। पहले तो सिटीजन की क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिडेंट की क्राइटेरिया इज अदरवाइज, डेज की क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट, एंड इज इंपॉर्टेंट, सब कंडीशन साथ में फुलफिल करने हैं। एंड योर भी इंपॉर्टेंट है, योर लास्ट ईयर। बच्चे यहाँ पे गलती करते, करंट ईयर का कैलकुलेट करके आ जाते और बोलते कि रेसिडेंट ये हो गया 1% कंपनी का मेंबर। गलत है ये, हमें लास्ट ईयर देखना है, फाइनेंशियल ईयर देखना है, कैलेंडर ईयर देखना नहीं है। फाइनेंशियल ईयर सबको पता है? हाँ 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 हाँ, कैलेंडर ईयर नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। शल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, मतलब कौन ओपीसी शुरू कर सकता है? ऐसा पर्सन ओपीसी शुरू कर सकता है। शल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया। अगर वो कंसेंट दे रहा है तो उसके लिए भी ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। हाँ, समझ रहा है सबको? क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दे वुड स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क यू कि हु कैन स्टार्ट ऑन ओपीसी, ये कंडीशन तो आनी चाहिए वहां पे। क्यों नहीं सकते? तो इसीलिए तो इट इज कंपनीज एक्ट 130 फॉर इंडिया ना। आपका एग्जाम्पल बराबर है, सिचुएशन भी बराबर है, इसलिए मैंने बोला कि ये इंडिया के लिए बना है कंपनीज एक्ट 130, ठीक है ना। लॉजिकल एग्जाम्पल था ये, ठीक है। ही हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन, उसको सिटीजनशिप का अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है फुलफिल करने पड़ेंगे, या फिर उसके जो इन लॉज है दे कैन स्टार्ट एंड ही कैन हेल्प देम डूइंग द बिजनेस, ऐसा he can form in the name of in their name basically, ऐसा। हाँ 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 करेक्ट, वैसे यस। नेक्स्ट,
No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company. लॉजिकल है ना भाई, अगर एक पर्सन ओपीसी शुरू करे वो और 2-3 ओपीसी कैसे शुरू करेगा? और अगर एक नॉमिनी में वो है, एक ओपीसी में नॉमिनी, तो क्यों होगा? मतलब कंपनी का पर्पस ही क्या फिर, अगर वो 2-3 कंपनी में बन रहा है कुछ और वो भी ओपीसी में, ठीक है, वो शेयर होल्डर बन सकता है दूसरे कंपनी, बट ही कांट बी फुल ओनर इन एन ओपीसी. उन्होंने ओपीसी का क्राइटेरिया दिया है. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी. वन सच कंपनी मतलब अगेन ओपीसी, ठीक है. माइनर, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग. नो माइनर, आपने माइनर है ना, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट. होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, शेयर्स तो होल्ड कर सकते हो. बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब आपके किसी ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के साथ आप बता नहीं सकते हो कि मैं अभी ओपीसी का मेंबर बन सकता हूं बिकॉज ये मेरे लीगल लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. मतलब दे आर देयर टू हेल्प यू अगर कुछ हो जाए कंपनी को. दे कांट गिव यू कंसर्ट इन दैट, ठीक है. माइनर का भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. देना ही पड़ता है, ये रूल्स है ना, ये कंपनी प्रोविजन है. हाँ 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 हाँ, ठीक है. हाँ हाँ हाँ. कौन मर गया? अच्छा, ओनर से मारा गया, हमारा गया. हाँ हाँ, नहीं हो सकती है क्योंकि नॉमिन चेंज नहीं किया ना तूने नेम. हम लोग तो वही पढ़ रहे हैं ना, नेम चेंज करना पड़ेगा पहले. ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, बट अगेन नहीं हो सकता क्योंकि नॉमिनी ऑलरेडी हमने बताया और नेम चेंज है. रजिस्ट्रार फुल नहीं है, पहली बात तो. रजिस्ट्रार देखेगा कि आपने एमओए में क्या किया है, आपने मुझे बताया है नहीं. ये सब रजिस्ट्रार को पता रहना चाहिए. उसके अलावा आगे कुछ नहीं प्रोसीड हो सकता है. कंपनी खुद से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है. रजिस्ट्रार को सब बताना चाहिए. हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, सच कंपनी की नहीं, ये एग्जाम्पल है, नीरज रियल लाइफ में करने वाला है. हो सकता है केस लॉ इसके ऊपर हो सकता है, बट वो आए तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ठीक है. सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंपनी का पर्पस हो नहीं सकता टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब सेक्शन 8 कंपनी या फिर एनजीओ या फिर डोनेशन की कंपनी जो करती है. ये एक तो इनकॉर्पोरेट भी शुरू भी नहीं हो सकती या फिर कन्वर्ट भी नहीं हो सकती उसमें. वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 8 कंपनी का हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि इट कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है. मतलब कर सकता है, वी नेवर नो ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है आजकल. हाँ, इसके आगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट मे बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टन केसेस. मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए जिसमें ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ये अलाउड है. मतलब अब देखो ना, ये प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्ट किस में हो गया, कन्वर्ट किस में नहीं हो गया. अगर एक केस स्टडी आया तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एक तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती और हो सकती है तो किस में इनकॉर्पोरेट हो सकती है और किस में कन्वर्जन अलाउड है, किस में कन्वर्जन नहीं अलाउड है. मतलब एक पॉइंट में 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इतना सा पॉइंट है ये. नहीं, मैं ओपीसी की बात कर रहा हूँ. ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है नहीं, एनपीसी की नहीं, एनपीओ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं. हम लोग ओपीसी डिस्कस करें ना, तो यहाँ पे क्या है, दो इट में भी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी. बट आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ, तो प्राइवेट का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, हम लोग ओपीसी डिस्कस कर रहे हैं. अगेन आई एम टेलिंग दैट वो हम लोग प्राइवेट के टाइम डिस्कस करेंगे. आप ये पॉइंट लिखते रखो. हाँ,
जो टॉपिक है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ओपीसी अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग डाइवर्ट करो सबका अटेंशन। लिख के रखो ना, आप लिखने की हैबिट रखो ना। कोई लिखता नहीं है क्लासरूम में, सब बैठे रहते हैं। हैबिट रखो, मतलब लिटरली आई यूज्ड टू रिमेंबर मेरे बैच में वी यूज्ड टू जस्ट स्क्रिबल इन बुक्स कि सर क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या पॉइंट लेने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मिस आउट कर रहे हैं। सुनते और लिखते रहना इज अ स्किल कि आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो। ठीक है। अच्छा ऐसे ओपीसी कैन कन्वर्ट बट इट नीड्स टू क्रॉस सम लिमिट्स ऑफ टर्नओवर। ओके, ये सिलेबस में अभी तो नहीं है, लेट्स सी क्या है आगे। आई डोंट नो दैट फैक्ट फॉर अ फैक्ट। यस, सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये एनी बॉडी कॉर्पोरेट है, एनी के बाद देयर इज अ गैप, देयर इज अ स्पेस। ठीक है। कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज मतलब डिपॉजिट लैंड करना, लोन लेना, लोन देना, एनबीएफसी से करता है, ये सब चीजें करना। ठीक है। संस्था एनबीएफसी, ये संस्था जो रहते हैं डिपॉजिट वाले, वही ये बोल रहे हैं, ये ओपीसी करने चलता है। ओपीसी का धंधा वो नहीं हो सकता है। ठीक है। नहीं ना, वही तो बोला है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी